वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के से संबंधित 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपके सीजी टेट 2022 जो 2022 के जनवरी में जो पेपर हुआ था आपका, मतलब जो 2020 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था, जिसका पेपर कोरोना काल के कारण स्थगित हो गया था, उससे संबंधित पेपर है जनवरी 2022। ठीक है, आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला प्रश्न है, और हाँ, आज का जो सेट है दोस्तों, इसका पीडीएफ में जो आंसर टिक है ना, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। ये पहले का ये पीडीएफ जो मुझे मिला है, इसमें आंसर ऑलरेडी टिक किया हुआ है, बट हम क्वेश्चंस को पूरा रीड करेंगे, समझेंगे और उसके आंसर्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, पूछा है। क्लियर हुआ? किसकी बात कर रहा है? वह नहीं है पूछा है। हमको ध्यान रखना है कौन सा नहीं है। ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य, समझ। देखिए, ज्ञान संबंधित है, अनुप्रयोग संबंधित है, समझ भी संबंधित है। ठीक है, तो अनुप्रयोग नहीं हो सकता है इसका आंसर, समझ नहीं हो सकता है और ज्ञान भी नहीं हो सकता है। संज्ञान मतलब होता है हमारे दिमाग, हमारा ज्ञान, हमें क्या समझ आ रहा है, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारा दिमाग के ऊपर जो भी काम होगा वो आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र में जाएगा। इस प्रकार मूल्य जो है इन सबसे अलग लग रहा है, तो पूछा है नहीं है, तो मूल्य आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अनुप्रयोग गलत हो जाएगा, समझ गलत हो जाएगा और ज्ञान भी आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर डैश से संबंधित हैं। छात्रों के मानसिक विकास। तो पाठ्यक्रम गतिविधियां मानसिक विकास से संबंधित नहीं होती हैं। छात्रों का सर्वांगीण विकास, यस दिस इज द आंसर। शिक्षण संस्थानों का विकास, नहीं, बिल्कुल गलत पॉइंट है। छात्रों का व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल विकास, नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रोफेशनल कॉमर्शियल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम गतिविधियां किससे संबंधित होती हैं? तो छात्रों के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट प्रश्न है, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के खाली स्थान हैं, पूरी तरह से अलग, स्वतंत्र, आंतरिक रूप से जुड़े हुए, संबंधित नहीं है। देखिए, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भावना भावना और अनुभूति कैसी है, हमें इस चीज की अनुभूति हो रही है या हमारी भावना किस प्रकार की है, सारा तो हमारे दिमाग के अंदर है दोनों चीज, और आपस में दोनों क्या है? वो इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इंटरलिंक्ड है, आपस में क्या हुआ है? वो जुड़ा हुआ है। तो भावना और अनुभूति क्या है दोस्तों? आपस में ये जुड़ी हुई है ना? ये आंतरिक रूप से क्या है? जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ इसका आंसर? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक छात्र को, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 नंबर मिले हैं, तो सीसी योजना के तहत उसे कौन सा ग्रेड दिया जाएगा? आप समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। देखिए, अगर किसी छात्र को 91 से लेके 100 नंबर तक मिला है तो वह ए प्लस में आएगा या A1 में आएगा। ठीक है, A1 की बात करते हैं। किसी छात्र को 81 से लेके 90 तक मिला है तो वह A2 में आएगा। उसी प्रकार किसी छात्र को अगर 71 से लेके अगर 80 तक मिला है तो वह B1 में आएगा। किसी छात्र को अगर 61 से लेके 70 तक मिला है तो वह B2 में आएगा। क्लियर हुआ? B2 में आएगा। थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूं। इसी प्रकार अगर किसी छात्र को 51 से लेके 60 तक मिला है तो वह C1 में आएगा, और किसी छात्र को अगर 41 से लेकर के 50 तक के बीच मिला है तो वह C2 ग्रेड के अंतर्गत आएगा। किस ग्रेड के अंतर्गत आएगा? C2 ग्रेड के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, 47 अंक देखिए किसमें मिल रहा है? 47 अंक आपका इसमें मिल रहा है। 41 से लेकर के 50 तक उसे C2 ग्रेड प्राप्त होगा। सबसे पहले A1, फिर A2, फिर B1, फिर B2, फिर C1, फिर C2। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर C1 नहीं होगा, C2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? B2 भी नहीं हो सकता है और B1 भी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? C2। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन? नहीं जी, दैनिक मूल्यांकन की बात नहीं करते हैं। छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास की सभी पहलुओं को शामिल करती है। ठीक है, हाँ हो सकता है। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन नहीं, या उपरोक्त सभी, ये भी नहीं। जब एक कट गया तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, वह व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है CCE, सतत मूल्यांकन। ठीक है,
क्लियर हुआ? ना तो वार्षिक मूल्यांकन, ना तो त्रैमासिक मूल्यांकन, उन में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक को कक्षा का वातावरण डैश बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, हार्श रहेगा, बहुत डांटेगा, तो बच्चा डरेगा, उसके समझ में जितना नहीं आएगा उतना वो खौफ में बैठा रहेगा, डर में बैठा रहेगा। ठीक है, कई बार कैसा होता है कि बच्चे लोग, क्या होता है कि उनको खेलने का मन है बहुत सारे बच्चों को, अब अगर उनकी क्लास आप लेने लगे, पढ़ाने लगे, तो बच्चे क्या, उनका पढ़ने में रुचि नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर आपका जो व्यवहार है वो अगर बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, तो भी बच्चे क्या होंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको उन बच्चों के साथ अपना व्यवहार मित्रवत रखना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए। कक्षा में जो बच्चों की जो मेजोरिटी होती है, हमें उसको समझ करके अपने उसका आकलन करने के पश्चात ही हमें अपनी कक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें हमेशा अपने विद्यार्थियों या बच्चों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो एक शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, हेल्पिंग एंड फ्रेंडली। मतलब सारे के सारे ऑप्शन क्या है इस प्रश्न के, सही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है, तो देखिए याद रखिएगा, बच्चों में सबसे ज्यादा ना अनुकरण करने का स्वभाव पाया जाता है। कौन सा स्वभाव पाया जाता है, अनुकरण करने का, ठीक है, याद करने का, सीखने का। खेलने का नहीं होगा, अध्ययन करने का नहीं, झगड़ा करने का भी नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चा रचनात्मक तौर पर औसत है, वो बात कर रहा है कि रचनात्मक तौर पर औसत है, शैक्षणिक उपलब्धि में अच्छा है और सामाजिक विकास में बहुत खराब है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? एक बच्चा है, ठीक है, उस एक बच्चा रचनात्मक पर औसत है, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च है। अच्छा, ये सामाजिक विकास में खराब है, सामाजिक विकास का अर्थ यहाँ पे क्या है, कई लोगों के बीच में जो उसका जो विकास है वो, भाई मतलब एक बच्चा तो होगा नहीं, वो क्या होगा, वो 4-5 लोगों के बीच में ना उसका व्यक्तित्व खराब होगा। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, उसके बीच में वो बच्चा है, तो उसका क्या है, सामाजिक विकास खराब है, बाकियों का तो अच्छा होगा। तो जब दो या दो से अधिक लोगों की हम बात करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट आता है दोस्तों, इंट्रा और इंटर, ठीक है, इसको समझिएगा। देखिए, इंट्रा मतलब हो गया आपका दो लोगों के बीच में, हम जब दो लोगों की बात करेंगे तो वो हो गया इंट्रा, ठीक है, दो लोगों की बात करेंगे तो इंट्रा। और इंटर मतलब वो खुद या स्वयं या एक की जब बात करेंगे, स्वयं या एक की बात करेंगे, तो इंटर मतलब मेरे अपने अंदर, आपके अपने अंदर, स्वयं के अंदर, तो इंटर। और इंट्रा मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। सामाजिक विकास में खराब है, यहीं से आप पकड़ लीजिए इस पॉइंट को, सामाजिक मतलब वह दो या दो से अधिक लोगों की बात कर रहा है, तो मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर तो होगा नहीं, व्यक्तिगत अंतर भी नहीं है, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर। व्यापम ने भी इसका आंसर क्या लिया हुआ है, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर, ना कि इंटर व्यक्तिगत अंतर। क्लियर हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालय में अधोसंरचना ढांचे की उपलब्धता, ये भी है, ये भी है। निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना नहीं, यह अपेक्षित नहीं है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही क्या है, सबका साथ सबका विकास। मतलब एक विद्यालय है तो उसमें सारे बच्चे साथ में बैठेंगे, चाहे वह निःशक्त हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो उनके पेरेंट्स को हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं, तो इसमें अपेक्षित नहीं है पूछा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, या आपका, और चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास तेजी से होता है। दोस्तों यहाँ पे समावेशी कक्षा की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये समावेशी कक्षा की बात कर रहा है, और समावेशी का मतलब ही हमने पढ़ा जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, समाज होगा, समाज में वो किस तरह से उसका विकास होगा। तो यहाँ पे मानसिक विकास तो ये पॉइंट हो ही नहीं सकता है, गत्यात्मक भी नहीं होगा, नैतिक विकास भी नहीं होगा। हम समावेशी की बात कर रहे हैं, सामाजिक कौशल की बात कर रहे हैं, मतलब सामाजिक कौशल का विकास क्या होगा, आसानी से होगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है, यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है?
ठीक है, अभियान का नाम पूछा है कि विद्यालय स्तर पर बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को हम स्टार्ट किए हैं समता और समानता। ठीक है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत ठीक है, समता और समानता के आधार पर, सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नहीं, विविध जरूरतों को पूरा करने हेतु नहीं। ठीक है, समता और समानता, इसके लिए हमने क्या किया है, इस अभियान की शुरुआत की है। अगला है, एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है, विशेष रूप से सुसज्जित, अलग से स्थित, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है। या डी है, नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक हैं। नहीं, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ये तो गलत हो गया आपका। सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को अलग से स्थित नहीं होगा, विशेष रूप से सुसज्जित भी नहीं होगा, सभी प्रकार के यही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो विशेष आवश्यकता वाली कक्षा होगी, ये सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को क्या करेगी, एकीकृत करेगी, न तो एक न तो बी। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय। तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुछ समय दोस्तों 36 मिनट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। माइक्रो टीचिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज 36 मिनट, 36 मिनट का समय है, ना कि 45, ना कि 40 और ना कि 30 मिनट। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो क्या करना चाहिए। अगर हमें कोई समस्यात्मक बच्चा मिल रहा है तो हमें उस समस्या का समाधान करना होगा। घर भेजना उचित नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना गलत है। बच्चों को दंडित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। समाज, परिवार, विद्यालय, सभी जो है वो बालक पे प्रभाव डालते हैं, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से। दोस्तों शारीरिक विकास का संबंध नहीं है पूछा है, ये नहीं है, बुद्धि से है। ठीक है, शरीर के भार से होता है, कंकाल तंत्र से होता है, मांसपेशियों की वृद्धि से भी इसका संबंध होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, इसका संबंध बुद्धि से नहीं है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर है वातावरण, उपरोक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसने आंसर गलत ठीक है, वंशानुक्रम भी नहीं है, मूल प्रवृत्ति भी नहीं है, वातावरण। ठीक है, वातावरण निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, तो वह वस्तु कौन सी है, वातावरण। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनकी जरूरतों के प्रति मुखर नहीं, अपने निर्णयों में स्वतंत्र, शिक्षक से स्वतंत्र, अंतर्मुखी स्वभाव नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं, वह अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, शिक्षक से स्वतंत्र भी गलत है, अंतर्मुखी भी नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, वह अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। यहीं पे आपको अगर प्रश्न पूछे रचनात्मक छात्र या रचनात्मक छात्र की विशेषताएं, तो रचनात्मक छात्र कैसे होते हैं, आविष्कारक होते हैं, वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, आविष्कार करेंगे। ठीक है, आविष्कारक होते हैं। रचनात्मक छात्र कैसे होते हैं, आविष्कारक होते हैं। अगला है, शालेय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी क्यों है। तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, उपरोक्त सभी। क्या हो सकता है इसका सही आंसर दोस्तों, तो इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, शालेय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है, तनाव कम करने में भी काम आता है, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए भी, अपने कार्य की जांच करने के लिए भी। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है, सीसीई प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करना। जी नहीं, याद करने की बात जहां जहां बोले दोस्तों, याद करना अपने आप में क्या है, निगेटिव है। याद करना कभी नहीं लेना है, क्या है, याद करना कभी नहीं लेना है। अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करना नहीं, याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी मतलब कभी भी याद करने वाले को लेना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ भी याद करना है, जल्द याद करना है, बिल्कुल नहीं, याद रखने का कौशल नहीं। तो तीनों का तीनों गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बच गया यहाँ पे दोस्तों, डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडल जैसे उदाहरण, समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना, किसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें जो होती हैं दिमाग की हैं, अनुभूति के अंतर्गत आती हैं। सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं, अनुभूति के, ना तो बुद्धि, ना तो अनुभव, ना तो समझ, ये सारी बातें अनुभूति के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है,
विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर हम किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो इनको कठिनाई जो हो रही है, इन सब को समझने के लिए हम किस शब्द का उपयोग करेंगे? तो एक आता है विशेष शिक्षा या खास शिक्षा। दोस्तों हम यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, विशेष शिक्षा या यहाँ पे लिखा हुआ है खास शिक्षा या विशेष शिक्षा, और यही इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा, ना तो सी, ना तो बी, ना तो ए। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? संज्ञान मतलब दिमाग में क्रोध भी आएगा, भूख भी लगेगा, डर भी लगेगा। स्थान छोड़ना आपका बिल्कुल सही है, नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? निम्न दृष्टि मतलब जिनको कम दिखाई देता है। तो कार्य निष्पादन परीक्षण, कक्षा परीक्षण से हम जान सकते हैं कि उसे दिखाई देता है कि नहीं। नेत्र जांच करा के भी जान सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्या है? कार्य निष्पादन परीक्षण। वह कौन सा कार्य, उसका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, हम जान सकते हैं कि उसकी दृष्टि कैसी है इसके माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। जी नहीं दोस्तों, सबका साथ सबका विकास। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वह अन्य सारे सामान्य बच्चों के साथ ही बैठकर क्या करेंगे? शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा की जाती है? पूर्व ज्ञान की परीक्षा की जाती है। पूर्व ज्ञान मतलब उसको पहले से कितना नॉलेज है, या उसके स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, उसका परिचय का कौशल होता है। ठीक है, वह उसके परिचय का कौशल होता है, ना कि उद्दीपन परिवर्तन, ना कि समापन, और ना ही प्रदर्शन का कौशल। वह उसके परिचय का कौशल होता है दोस्तों, कि वह उसे कितना पुराना, उसका कितना अच्छा नॉलेज है। अगला प्रश्न है, कथन है, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं, कुछ लोग कमजोर हैं। ठीक है, यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और लिंग, बुद्धि और जाति अंतर, व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत उन्नति। देखिए ये इसमें कुछ ना कुछ क्या है, असमानता की बात कर रहा है। देखिए कुछ लोग क्या हैं, लंबे हैं तो कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं तो कुछ काले हैं, कुछ लोग मोटे हैं तो कुछ पतले हैं, या कुछ पुष्ट हैं तो कुछ कमजोर हैं। ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों की असमानता, कुछ मोटे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पतले हैं, ठीक है, कुछ छोटे हैं, कुछ लंबे हैं, इस प्रकार से बोल रहा है। वह उनकी व्यक्तिगत असमानता की बात कर रहा है। मीन्स इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ठीक है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? निरंतरता, एक समान प्रतिरूप, एकीकरण, वैयक्तिक भिन्नता। यह जो प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह उसकी व्यक्तिगत या वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करता है, ना कि निरंतरता, ना कि एकीकरण, ना कि एक समान प्रतिरूप। ठीक है, व्यक्तिगत या वैयक्तिक विभिन्नता। अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा 100 को वॉज, अब देखिए एक बच्चा लिखा 100 और उसको पढ़ रहा है वॉज, क्लियर हुआ। और उसी प्रकार से न्यूक्लियर लिखा है, उसको अनक्लियर पढ़ रहा है, अंतर नहीं पहचान पा रहा है। ठीक है, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ नहीं पा रहा है। इसके लिए जो शब्द है वह है डायलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। ठीक है, इसको बोलते हैं पठन विकार, इसको बोलते हैं पठन विकार। ठीक है, पठन विकार, क्लियर हुआ। और इसी में एक आता है दोस्तों डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया को भ्रम, यहाँ पे बच्चे को भ्रम पैदा हो जाता है कि दूसरे के साथ वो तुलना करता है कि इसमें मेरा जो कोई अंग छोटा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, जबकि वास्तविक तौर पे ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि ऐसा होता ही नहीं है, और बच्चे को भ्रम हो जाता है। तो डिसलेक्सिया में पठन विकार और डिसमॉर्फिया में क्या हो जाएगा, उसको भ्रम हो जाता है। क्लियर हुआ। इस प्रकार हमने इन 30 प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।